देखेंगे कि 100 सीटों पे अगर हम लड़ते हैं तो इंशाल्लाह 100 सीटों पे हम जीत हासिल करके रहेंगे और 100 नहीं तो 80 सीटों पर हम जीत हासिल करके रहेंगे और 80 सीटों सूरज निकलकर सबके घर को बराबर रोशनी देता है। ओवैसी साहब की जब सरकार में साझेदारी होगी सबका हक और इंसाफ घर चलकर ऐसे जाएगा। तो कंगना रनावत जी और जितने बीजेपी के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो है ना उन्हें कोई महंगाई से मतलब है ना गरीब से मतलब है, वो लड़ाई से मतलब वो लड़ाई। क्या लगता है जनता वोट करेगी इस बार क्या? अरे भाई ये अगर बीजेपी के खेमे में अगर आज जो है भगदड़ मची हुई है और वो जो खौफजदा है, अगर समाजवादी वाले ये खौफजदा हैं, अगर लोकदल वाले खौफजदा है, कांग्रेस खौफजदा है, तो ये किस चीज़ से खौफजदा है? ये इस चीज़ से खौफजदा है कि जितनी भीड़ ओवैसी साहब के जलसे में आती है इससे कहीं गुना ज़्यादा ये वोट में तब्दील होने जा रही है। आप ये तय कर लीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आप ये बार बार जो सवाल करते हैं कि जो है ओवैसी साहब पिछले चुनाव में कैसे जो है वो उन्होंने कितनी सीटें जीती थी। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी 3 इलेक्शन लड़ी थी, 3 इलेक्शन के बाद में उसने खाता खोला था। समाजवादी जो है वो बरसों जो है मेहनत करती रही लेकिन उसका खाता नहीं खुला था। आज हमारी ओवैसी साहब की जो डिमांड है, आज जो जो है क्या नाम है असदुद्दीन ओवैसी की जो डिमांड है उसे देखने के बाद में ये तमाम जो हमारे 22% मुसलमानों पे हुकूमत करते थे, ये जो राज करते थे, ये बौखलाए हुए हैं। और इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे कि 100 सीटों पे अगर हम लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह 100 सीटों पे हम जीत हासिल करके रहेंगे और 100 नहीं तो 80 सीटों पर हम जीत हासिल करके रहेंगे। और 80 सीटें जीतने के बाद में किसी की ताकत नहीं है कि हमें जो है हुकूमत में हिस्सेदारी से रोक सके। आप लगातार बात करते हैं हिस्सेदारी दिलाने की, क्या मुस्लिम की हिस्सेदारी चाहिए, बाकी किसी और की? आज ओवैसी एक अकेला वाहिद आदमी बैरिस्टर असदुद्दीन लगातार ओवैसी 22% की बात कर रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा वाहिद एक लीडर है जो आदिवासी की बात करता है, जो कमजोर की बात करता है, जो दलित की बात करता है, जो है तमाम बिरादरियों को साथ लेके चलने की बात करता है। बीजेपी की तरह वो खाली हिंदुओं को लेके चलने की बात नहीं करता। अगर वो मुसलमानों की बात करता है तो मुसलमानों की इसलिए बात करता है कि असदुद्दीन क्या नाम है मुसलमान यहाँ पे जो है नजरअंदाज कर दिए गए हैं। ये लोग वोट तो लेते हैं, ये हमारा वोट तो ठगते हैं और हुकूमत में आने के बाद में मुसलमानों को जो है नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात और जरा सी मैं बतानी चाहता हूँ। ये अखिलेश यादव, इनसे लोगों ने मंदिर का चंदा मांगा था। मंदिर का चंदा जब इनसे मांगा तो इन्होंने ये कहा था जो है अखिलेश यादव ने कि चंदे नाम को हम लोग नहीं जानते हैं, चंदा मुसलमानों में होता है, हम तो दक्षिणा देते हैं। जो आदमी चंदे का लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है उससे मुसलमान क्या उम्मीद रखेगा? अच्छा, आपने कहा कि मुसलमानों को एक तरफ कर दिया गया, सरकार आते ही योगी सरकार या अखिलेश सरकार आते ही, तो क्या भैया उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी चल रही है क्या? हमने बताया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी कभी जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, वो उनकी माँ बात करते हैं। बाकी पार्टियां करती हैं क्या उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है अपने आज तक जो उसने हुकूमत बनाई है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे कामयाब हो रही है। आप देख सकते हैं कि देश में गैस हो, तेल हो या कोई और सब्जी हो, दालें हो, आज गरीब आदमी के काफी से प्लेट से जो है दाल सभी के लिए महंगा, हिंदू के लिए महंगा है, मुस्लिम के लिए महंगा है। मैं ये कब कह रहा हूँ मुस्लिम के लिए महंगा। आज अगर हिंदू अगर साथ आ रहे हैं और जो है आप देखें कि बहुत सारे हमारे भाई हिंदू भाई हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा करते हैं, MIM पर भरोसा करते हैं। मेरे भाई ये जो है हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। अब जो कासगंज में आपने देखा है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बदौलत हुआ है। मसूरी में देखा मंदिर में पानी पीने गया, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी। कासगंज की आप बात कर रहे हैं, जो कासगंज की आप बात करें अखलाक को मारा गया था, उनके पिताजी बोलते हैं कि भैया पुलिस ने तो काफी समर्थन दिया है। भाई अल्ताफ को अगर मारा गया था तो आप जानते हैं अदालत भी जो है पुलिस के बयानात को तस्लीम नहीं करती, पुलिस कस्टडी में, पुलिस के दबाव में बदल देते हैं। अदालत तक तो बाद में जाइएगा, जो मरने वाले के पिताजी हैं वो बोल रहे हैं। मेरे भाई वो पुलिस के दबाव में बोला गया है, दबाव में बोला गया है, पुलिस के दबाव में बोला गया है। और ये
आज ही नहीं हुआ है, ये आज ही नहीं हुआ है, ये अखिलेश के दौर में भी हुआ था, जब अखिलेश यादव ने ये वादा करा था, मुलायम सिंह ने ये वादा करा था कि जितने जो है झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं, मुझसे जो है नौजवान आतंकवाद के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा। तो खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक कासमी को गिरफ्तार किया गया था, खालिद मुजाहिद का जो है कत्ल किया गया था, पुलिस कस्टडी में किया गया था, और यही नाम दिया गया था कि जो है इन्होंने खुदकुशी की है। इसी तरीके से अल्ताफ का भी जो है वो कत्ल किया गया है पुलिस कस्टडी में, और ये नाम दिया गया है कि इन्होंने जो है ये जो है क्या नाम है खुदकुशी की है, और दबाव में उसका बाप एक दिन बयान कुछ देता है, एक दिन कहता है मेरे बेटे को मार दिया जाता है, और दूसरे दिन को कहता है कि मैंने जो है वो दबाव जो बयान दिया था वो जल्दबाजी में दिया था। भाई क्या है, इसे समझना होगा, इसे देश को समझना होगा, और आज देश समझ रहा है, दलित समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है, आदिवासी समझ रहा है, मेरा तो है ये राजभर तमाम कौमें जो है हिंदुस्तान की समझ रही हैं कि आज ये जो जितने हिंदू मुस्लिम नाम के पे जो वोट भागा गया है और हमें हुकूमतें बनाई गई हैं, अब असदुद्दीन ओवैसी के झंडे के नीचे सब कौमें आने को तैयार हैं। अच्छा। इस वजह से हम 100 सीटें जीतेंगे। चलिए आएंगे आपके पास, नज़ारा साहब के पास चलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रशासन के दबाव में आकर उन्होंने अपना बयान बदला है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में प्रशासन भी अब जनता पर दबाव बनाने लगा है क्या? देखिए, अल्ताफ के अब्बा तो कोई भी चीज़ नहीं है। राकेश टिकैत के पिताजी ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती जी को ऐसा शब्द कहे थे, और वो सिसोली में कहा था कि आ जाओ कौन भिड़ने के लिए तैयार है, तो बहन जी ने लगा दी चारों तरफ फोर्स। जो बहन जी को गाली दे रहे थे वो नु कह रहे थे ये तुम्हारी बेटी। तो पुलिस प्रशासन तो ऐसी चीज है, पुलिस प्रशासन सत्ता के पक्ष में चलता है, मुख्यमंत्री MP MLA के पक्ष में चलता है, उनकी भी मजबूरी होती। मैं पुलिस की गलती नहीं बताऊंगा, ये उनको भी नौकरी करनी होती है, उनको भी अपना कलम से जब गलत करते हैं उनको भी आंसू आते हैं, मगर उन्हें अपने बच्चे पालने होते हैं। अगर अल्ताफ के साथ नाइंसाफी हुई, अल्ताफ हो चाहे सचिन हो चाहे वर्मा हो या शर्मा हो, हमारी अगर सरकार में हिस्सेदारी होगी तो सबसे पहले ये जांचें होंगी, और इस जांच में जो गुनाहगार होगा उसको जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। जो जांच में गुनाहगार जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। ओवैसी साहब सत्ता में आएंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा क्या? देखिए, जिसकी जितनी अखिलेश यादव भी कर सकते हैं। अखिलेश नहीं करने के, नहीं करेंगे अखिलेश क्यों भैया? उन्हें तो मुल्ला मुलायम आप भी लोग बोलते हैं। देखिए, हम कहा बोल रहे हैं, अखिलेश जी ने एक ट्वीट करा, मैंने पढ़ा, वो उसमें लिखा कासगंज में एक युवक को पुलिस की सुरक्षा में, मतलब नाम लेना भी अच्छा नहीं समझा, उसे गंवारा नहीं मुसलमान का, तो मुसलमान वोट देगा उन्हें? वो जो मुसलमानों के चक्कर में बेवकूफ बने बैठे ना, तो याद रखियो अखिलेश जी, ये मुसलमान 17 वाला नहीं रहा, ये मुसलमान 22 वाला है। मुसलमान वोट की चोट देने वाला है। देखिए, ये वो मुसलमान नौजवान नहीं है कि जब तुम अरेस्ट हो जाओ घर के अंदर लखीमपुर जाने के लिए, और वो क्लब के कुर्ते वाले, लंबी लंबी गाड़ी वाले सड़क पर लौट जाए और नंगे हो जाए। यहाँ क्लब के कपड़े नहीं है, तो फटी हुई धोती और फटी हुई टोपी और फटी हुई जैकेट और कुर्ते वाले हैं तुम्हारे लिए सड़क पर नहीं, अति दलित अति पिछड़े और अपने ओवैसी के लिए सड़क पर लौटेंगे, हक और इंसाफ के लिए सड़क पर उतरेंगे। भैया एक सवाल सभी लोगों से करना चाहूंगा, क्या हक इंसाफ के लिए सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी उतरते और कोई नहीं उतरता क्या? कोई नहीं मेरे भाई, आप ये याद रख लीजिए, इंशाल्लाह ये इलेक्शन होने दीजिए, ये जो लाल किला गिरवी रखा गया है इंशाल्लाह ये वापस चाहिए। ये जो है इस पे हमें इंशाल्लाह एक हुकूमत आते ही जो ये बेच दिया गया है ये दोबारा से वापस होगा, दोबारा से जो है इसी तरीके से लोग आज़ादी से जाया करेंगे, देशवासी इस तरीके से पहले जाते थे। अच्छा, एक सवाल पे मैं आता हूँ, जिस तरह सभी लोगों ने कहा कि भैया अखिलेश यादव नहीं उठाएंगे बात मुसलमानों की और असदुद्दीन ओवैसी उठाएंगे, मतलब विपक्ष आवाज नहीं उठाता। प्रियंका गांधी ने भी सड़कों पे लाठियां खाई हैं भैया, राहुल गांधी भी किसानों को लेकर लाठियां खा चुके हैं, आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, वो भी तो आवाज उठा रहे हैं ना सड़क पे उतर के। मेरे भाई, ये प्रियंका गांधी इसी परिवार ने, ये वही देश है जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर किसी ने कमजोर किया है तो यही वो कांग्रेस है, यही वो परिवार है जिसने देश को कमजोर किया है। ये देश अगर कमजोर हुआ है तो इसी वजह से, वरना एक वक्त ये था कि कुतुब मीनार बनाई जा रही थी ताकि जो है हमारा देश जो है सम्मान के साथ में, अकल में उसके साथ में रहे, ताकत के साथ में रहे, किसी के साथ आगे सर न झुकाए, ये कुतुब मीनार बनाई गई थी। एक वक्त था कि किले बनाए जा रहे
थे, ताकि ये दो अलामत थी इस बात की कि ये देश कमजोर नहीं, ये देश पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ सच्चाई है। तो ये है, अगर आप इतिहास देखें तो उस वक्त में लोगों के पास कपड़ा पहनने को नहीं था। जब कांग्रेस सरकार आई उसने सब कुछ बनाने की कोशिश की है पूरे देश में। अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप ये क्यों नहीं समझते कि ये वही देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो तो अंग्रेज जिसे ले गए थे अंग्रेज के लूट दौर के। पे, जिसे हाँ अंग्रेज लूट के ले गए थे, बाकी जो बचा कुछ अंग्रेज अगर 1 लाख करोड़ का लेके गए हैं तो कांग्रेस के जमाने में कोयला घोटाला 2 लाख करोड़ का अकेले का था। इस कांग्रेस का था 2 लाख करोड़ का घोटाला था, और अंग्रेज जो है इतना आधा माल जितना लेके गया था, मेरे कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने उसे एक मंत्री ने इतना अकेले ने लूटा। आप उस तारीख को क्यों भूलते हैं? चलिए, कंगना रनौत कह रही है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, 1947 में तो भीख दी गई थी जी। कंगना रनौत वो कह रही है भैया देश तो 1947 को आजाद हुआ था, 2014 में सरकार आई है भाजपा। 1947 में भीख दी जाती थी लोगों को विदेशियों के द्वारा कि भारत में लोग इतने गरीब हैं कि भैया उन्हें कुछ दे दो खाने पीने के लिए। कंगना रनावत अगर कह रही हैं बीजेपी की, वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कि वो बीजेपी की जबान बोलती हैं, तो आज वो कंगना रनावत जी भी देख रही हैं, सब पूरा देश देख रहा है कि आज गरीब जो बेचारा दाल खाया करता था, इसकी प्लेट से दाल भी गायब हो चुकी है। ये प्लेट जो ये गरीब जो कभी जो है क्या नाम है तेल खाया करता था, आज देख रहे हैं कि 4-4 बूंदे डाल के एक बेचारे गरीब लोग, वो दलित, वो जो है कमजोर, वो पिछड़े, 1-2 बूंदे डाल के 3 महीने 1 किलो तेल चलाते हैं। हम उन लोगों को भी टीवी के जरिए से माध्यम से देख रहे हैं। तो कंगना रनावत जी और जितने बीजेपी के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो है ना उन्हें कोई महंगाई से मतलब है ना गरीब से मतलब है, वो लड़ाई से मतलब है। चलिए भैया मुद्दे पे आते हैं। 2022 के चुनाव में महंगाई कैसा कोई बड़ा रोल निभाने वाली है क्या? हाँ बता भैया। जी क्या लगता है महंगाई का मुद्दा रहने वाला है 2022 चुनाव में? देखिए भाई, महंगाई का मुद्दा उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग ये सोचे बैठे हुए हैं कि हमारी दीवार गिर गई, 10,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, पर बराबर वाले का 5,000 का बकरा मर गया, उनके लिए तो कोई मुद्दा रहेगा नहीं। आप समझ गए ना मेरी बात? मगर जो गरीब है, जो रोज कमाता है, रोज लाता है, उसके लिए अहम मुद्दा होगा ये अहम मुद्दा होगा। जो देश से मोहब्बत करता है, जो इंसानियत में, राजनीति में ये बात करता है कि यहाँ भाईचारे की सरकार हो, तो उसके लिए ये मुद्दा अहम रहना है। और जिसे हिंदू मुसलमान पर वोट करना है, वो देश का दुश्मन है, वो देशद्रोही है। जो देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। यहाँ महंगाई सबसे अहम मुद्दा होने वाला है। तो इस बार 2022 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आखिरी सवाल है, सभी लोग बता दीजिए। 2022 में ये होने वाला है, हमारी सरकार में साझेदारी होगी, भाजपा को छोड़कर चाहे जिसकी बने, और जब होगी तो जैसे सूरज निकलकर सबके घर को बराबर रोशनी देता है, वैसी हिसाब की जब सरकार में साझेदारी होगी, सबका हक और इंसाफ घर चलकर ऐसे जाएगा।